Good morning, class 7. Now we have already started chapter 1 in geography, and we have been already uploaded one lesson of this chapter. So the next lesson we will start and move ahead. So we in the last topic we have discussed about the lithosphere. Now today we are going to discuss about the topic hydrosphere. So today we are going to discuss the next topic, hydrosphere. So now these together three, lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. These are the main things which are required for human beings. Biosphere, which I have already told you, lithosphere, then that is land, lithosphere land, hydrosphere water and atmosphere air. Where these three are joined together, so that area is called as biosphere. ठीक है, ये बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर में क्या होती है? लिविंग थिंग्स. तो जहाँ मीन्स ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वेयर दे आर सर्वाइविंग ओनली इन द बायोस्फीयर. सो नेक्स्ट टुडे वी विल डिस्कस हाइड्रोस्फीयर because already we have discussed about the lithosphere. Now what is hydrosphere? Means water. Now we have discussed that the earth is having 71% water and 29% land, that is lithosphere, which we have already discussed. So what is today we are going to discuss about the 71%, that is hydrosphere water. Now water on earth is found in all the three forms. तो अर्थ में जो 71% बोला है, 71, ओके, 71% जो बोल रहा है, ये किस किस फॉर्म में है? ये थ्री फॉर्म्स में बोला गया है. थ्री फॉर्म्स में क्या क्या है? ग्लेशियर, दैट इज सॉलिड हो गया ये हमारा. लिक्विड में वाटर बॉडीज, अंडरग्राउंड में भी है, रिवर्स मान लो. तो यहाँ पे किसे बोला जा रहा है, किसे बोल रहे हैं ये? तो यहाँ पे वापस देख लेते हैं. सॉलिड फॉर्म में है तो ग्लेशियर हो गया, लिक्विड फॉर्म में वाटर बॉडीज एंड अंडरग्राउंड वाटर, जैसे रिवर्स, ये रिवर्स हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गए, सी हो गए, ओशंस हो गए. सो दीज आर द वाटर बॉडीज. इसके अलावा भी हमें पानी मिलती है कहाँ पे? मान लो ये हमारा लैंड है. लैंड के नीचे जो लेयर्स है, मिट्टी है, पत्थर है, तो ये अंडरग्राउंड, जैसे हम लोग ट्यूबवेल लगाते हैं पानी निकालने के लिए, ठीक है. तो ये ट्यूबवेल जो पाइप नीचे तक जाती है, तो जो वहाँ पे वाटर होता है, तो ये अंडरग्राउंड. तो ये वाटर कौन सी है? अंडरग्राउंड. ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है. फिर अब आता है थर्ड वन, दैट इज गैसेस. सो गैसेस मीन्स वाटर वेपर. वाटर वेपर किस तरह से? तो आपको भी ये समझ में आ गया होगा. सॉलिड ग्लेशियर्स है, लिक्विड में वाटर, जो हमारे वाटर बॉडीज़ है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशन, सीज. एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड है, लास्ट वाला, गैसेस, वाटर वेपर इन द एटमोसफियर. वाटर वेपर कैसे बनती है? भाप. तो जैसे आपको ये वाटर साइकिल, अगर आपको याद होगा, वाटर साइकिल अगर याद है तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा. अभी मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगी वाटर साइकिल किस तरह से था क्लास 6 में. अगर आपने थोड़ा सा अगर याद हो तो वाटर साइकिल, फॉर एग्जाम्पल टेक इट, this is a land area where we are having houses. Okay, so and this is sea. Sun. Now, when the heat lights fell on the sea, the water gets heated. पानी गर्म हो जाता है ये, और पानी गर्म हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो भाप बन जाता है.
वो क्या बन जाता है, भाप बन के, दैट इज़ वाटर वेपर। ये वाटर वेपर भाप बन जाता है, जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। ये वाटर वेपर जो है कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, क्योंकि ये जिस तरह से वाटर वेपर जो गर्म हो गया तो थोड़ा एक्सपैंड करता है। कोई चीज़ भी जब गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है, तो धीरे धीरे जाके वो कहाँ पे मिल जाता है, तो क्लाउड में जाता है, तो एटमॉस्फेयर में जाके हमारे क्लाउड में, स्काई में जाके मिल जाता है। तो इसी तरह से ये जो है क्लाउड फॉर्म हो जाता है, एटमॉस्फेयर फॉर्म हो जाता है। तो इसी तरह से तो ये पानी ही है जो वापस हमें वापस पानी के रूप में, जब ये बारिश होती है इस तरह से वापस नीचे आ जाता है। तो ये क्लाउड फॉर्म हो गया, ये जो था वाटर वेपर ऊपर गया, और फिर वापर ऊपर जाने के बाद, क्लाउड होने के बाद, फिर बाद में जब हेवी हो जाता है तो वापस नीचे किसके फॉर्म में आता है, एज अ रेन, बारिश के रूप में हमें वापस मिलता है। तो इसी तरह से ये हमारा थर्ड जो था वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो ये 3, तो हमें जो है हाइड्रोस्फीयर जो है 3 फॉर्म में मिल रहा है। 3 फॉर्म में कौन कौन सा है, वो हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, नाउ दे कंस्टिट्यूट द हाइड्रोस्फीयर। ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों ने क्या बनाया, हाइड्रोस्फीयर को बनाया। नाउ अब आता है वाटर रिमेन इन कंटिन्यूअस सर्कुलेशंस इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक सिस्टम, दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। चलो यहाँ पे वापस आगे जो हमने डिस्कस किया था, तो ये चीज़ें जो है क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस ही हो रहा है। मतलब यहाँ पे देख लो कि ये जो है ओशन सी जो है हमारा, ये गर्म हो रहा है, फिर ये भाप बन के ऊपर जा रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, ठीक है ना, फिर एक क्लाउड बन रहा है, फिर वह वापस ये ठंडा होता है, तब जाके कंडेंस, मतलब ये हो गया इवापोरेशन, वापर। ये जो भाप है इसको बोलते हैं वाटर वेपर, लेकिन ये भाप जो प्रोसेस होता है इसको इवापोरेशन बोलते हैं। फिर ये पे जब पानी यहाँ पे क्लाउड में जाता है, जब ठंडा होता है इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन। फिर जब ये पानी बन के नीचे गिरता है, जैसे हम इसको सिंपल फॉर्म में रेन बोलते हैं, बट अगर हम इसको वाटर साइकिल में जाएंगे तो ये हो गया प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। तो इसी तरह से हमारा जो है ये वाटर साइकिल है, तो ये कंटिन्यूस है, मतलब बारिश आ गई, वापस ज़मीन पे लैंड में बारिश गिरी, फिर वो जाके वापस सी में गई, सी में पानी जब गर्म हुआ तो वह वेपर बन के ऊपर गया, फिर वो क्लाउड फॉर्म हुआ, ठीक है, वापस वो क्लाउड जो है जब ठंडा हुआ कंडेंस हो गया तो वापस पानी नीचे आ गई इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया इट इज़ अ कंटिन्यूस सर्कुलेशंस, और इसी को कहा जाता है वाटर साइकिल। साइकिल का मतलब है जैसे आपने साइकिल देखो चलाते हो आप, अगर आप चलाते हो तो प्रॉब्लम, फिर इस तरह से ये चीज़ें हैं साइकिल की, जो ये राउंड राउंड घूमता है ना, इस तरह से। तो इसी तरह से जो है ये राउंड राउंड घूमता है, ये कभी भी एक जगह नहीं रुकता। इसकी चक्के जो है ये वाली पोर्शन नीचे आएगी, नीचे वाली पोर्शन वापस इधर जाएगी, ये वाली पोर्शन वापस इधर जाएगी, तो इसी तरह से ये सर्कुलर करता रहता है। तो इसी को वाटर साइकिल कहा जा रहा है, क्योंकि ये रुका नहीं है। नाउ हाइड्रोस्फीयर इज इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज, अब ये हाइड्रोस्फीयर हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है, ये क्या दे रहा हमें, जैसे हमने अभी पढ़ा था लिथोस्फीयर हमारे लिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि उसी के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, इट सपोर्ट्स ह्यूमन्स, हम उसी पे रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ओशंस, इसी में रहता सब कुछ। इसी तरह से हमें हाइड्रोस्फीयर में क्या मिल रहा है, इट सपोज ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर पानी नहीं होगा तो कैसे चलेगा, आप 1 घंटे पानी नहीं पी के कैसे रह सकते हो, बहुत मुश्किल होती है 2-3 घंटे रहना। तो सोचो कि हम पानी ना हो तो कैसे रहेंगे, इसीलिए अर्थ को, पूरी अर्थ को सपोर्ट करता है, ये पानी देता है। फिर डोमेस्टिक हमारे घर के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए, और दूसरा इंडस्ट्रीज़ को भी चाहिए पानी, उनको काम चाहिए, क्योंकि जो सामान बनती है उसको वॉशिंग करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, तो वाटर इज़ रिक्वायर्ड। फिर इट गिव्स अस फूड विथ एनिमल्स, क्योंकि पानी के अंदर क्या है, ओशन में क्या है हमारा, मिनरल्स भी है और फूड भी है, जैसे हमने डिस्कस कि यहाँ से पानी से फिशिंग भी है,
तो फ़िश एक तरीके से बहुत लोग फ़िश यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसके अंदर मिनरल्स है, तो इस तरह से एक फूड हो गया। फिर अगर जिस तरह से लोग हमारे इंडियन में, मान लो इंडिया में यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है, ये वाला, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे क्या है, ये एरिया अरेबियन सी है, अरेबियन सी है यहाँ पे। ये वाला बे ऑफ बंगाल है, और ये इंडियन ओशन है। तो ये जो इस एरिया में जितने सारे स्टेट्स आएंगे, ये स्टेट्स कैसे रहेंगे, ये स्टेट्स को अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। कहाँ से? इस एरिया से जो पानी आ रही है, जो हवा है, क्योंकि यहाँ पे ओशन है 3 टाइप में, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से, और यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो इसी तरह से ये एरिया जो है, दे विल हैव कूल क्लाइमेट, दैट इज़ मॉडरेट क्लाइमेट, ना इनको गर्मी मिलेगी और ये ना सर्दी मिलेगी। तो ये कोस्टल एरिया, तो इसी एरिया को द लैंड नियर द सी, तो यहाँ पे जो लैंड है ये वाला, ये पोर्शन, इसी को कोस्टल एरिया के नाम से कहा जाता है, इसी को कोस्टल एरिया, द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड कोस्टल एरिया। तो ये कोस्टल एरिया के जितने सारे इसमें स्टेट्स आएंगे, पूरे स्टेट्स नहीं आएंगे, बस नियर टू द सी जितना सारा लैंड है, उन सभी का क्लाइमेट कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा, ना गर्मी ना ठंडी, इस तरह से। इट ऑल्सो सर्व एज इंटरनेशनल सी रूट। अब यहाँ पे किस तरह से कहा गया इंटरनेशनल सी रूट्स, कि इस तरह से कि ये जो हमारा सी रूट्स, यहाँ पे 3 सी रूट्स है, तो इसी रूट से साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इसी रूट से वो एशिया के अंदर जाता है, यूरोप में जाते हैं, इस रूट से वी आर कनेक्टेड टू द, किस तरह से? शिप के थ्रू, किसके थ्रू? शिप के थ्रू, इस रूट से वो मूव करेंगे। तो इसी तरह से ये जो इंटरनेशनल रूट से जो हमारे इंडिया को इंटरनेशनल एशिया, यूरोप से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब हम जाएंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? द मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपने साइंस में भी पढ़ा हो गया, एटमॉस्फेयर में द मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस है जो सराउंड में हमारे आसपास है, हमारे पूरे क्लाउड के ऊपर एटमॉस्फेयर लेयर्स है। सो द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर is called, so the surrounding, the mixture of gases that surround the earth, तो पूरे अर्थ में, मतलब हमारे ये हो गया अर्थ, ठीक है, इसके अर्थ के आफ्टर सम हाइट, तो वो हमारा जो है वो एटमॉस्फेयर है। तो लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, दे आर डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे लेयर्स टुगेदर विज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। तो ये पूरी अर्थ को कवर करता है इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये एटमॉस्फेयर में जो भी है तो क्या गैसेस है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस मिक्सचर है, तो पूरा अर्थ को सराउंड कवर कर रहा है, इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। द मोस्ट अबंडेंट गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो है नाइट्रोजन, वो 78%, सबसे ज़्यादा 78% मान लो। फिर रिमेनिंग गैसेस जो है, उसके अलावा कौन सी गैसेस है? उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है। उसके बाद ये सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, हीलियम्स, एंड इसके बाद कंस्टिट्यूट ओनली 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसी तरह से इसके बाद, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉम्पोजिशन यहाँ पर बता देंगे, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट्स। तो जो अर्थ के ये जो है हमारा एटमॉस्फेयर का बता गया कि 70, ये पूरा हो गया हमारा 78% नाइट्रोजन, 7% ऑक्सीजन, एंड उसके लेफ्ट जो छोटा सा दिख रहा है वो अदर गैसेस है। इसी तरह से अब ये जो अर्थ के ऊपर जो ये लेयर्स है, 1 2 3 जितना सारा लेयर्स है, तो ये जो इसको खींच के रखा है, ये क्यों खींच के रखा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जी फॉर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो अट्रैक्शन है अर्थ का, उसने इस एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखा है, नहीं तो ये क्या है कहीं और चले जाए, इसीलिए। तो इसी तरह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो पुल करके रखा गया, ताकि वो इस तरह से
हमारे लिए बेनिफिट्स है। द चेंजेस इन द एटमोसफियर कॉजेज चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट्स। तो एटमोसफियर के अंदर कोई भी चेंजेस होता है तो वो चेंज किस पे प्रभाव पड़ेगा? अगर मान लो अर्थ, अब इस लेयर्स में कोई चेंजेस आ गया, ठीक है, तो ये चेंज हमारे अर्थ के ऊपर भी अफेक्ट करता है। तो इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एटमोसफियर। ना द एटमोसफियर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। अब यहाँ पे देखेंगे कि एटमोसफियर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है। एटमोसफियर इम्पोर्टेंस है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो वो हमें पता है। तो ये नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिल रहा है? हमारे एटमोसफियर में कितना % था नाइट्रोजन? सबसे ज़्यादा था 78। फिर ऑक्सीजन आ रहा है, ह्यूमन बींग्स को चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ करते हैं तो कौन उसको लेता है? प्लांट लेता है। इसी तरह से एटमोसफियर में भी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं। फिर ओजोन लेयर जो है वो हमें किससे बचाता है? अल्ट्रा वायलेट रे। जो सन है, सन की बहुत सारी ऐसे जो रेज होती है वो हार्मफुल होती है। तो वो हार्मफुल रेज जो है कौन कैप्चर कर रहा है? उसे रोकता कौन है? जो ओजोन लेयर है, मतलब एटमोसफियर का, जैसे मैंने कहा था एटमोसफियर जो है उसके लेयर्स आते हैं। तो जो थर्ड लेयर्स होती है ओजोन, उसके अंदर कहीं ना कहीं ओजोन लेयर्स आता है एक बीच में। तो वो ओजोन लेयर क्या करता है? वो उस लेयर्स को कैप्चर कर लेता है और अर्थ में आने नहीं देता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा है क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं थिन होते जा रहा है, ख़राब हो रहा था, क्योंकि हमारे ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और जिसके कारण अल्ट्रा वायलेट रेज दे आर रीचिंग इन द अर्थ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज मोस्टली साइंटिस्ट दे आर सर्चिंग आउट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसी तरह से सोचो कि ओजोन लेयर जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचा रहा है। क्योंकि अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज और डायरेक्ट सन अर्थ पे अगर पड़ती है तो इट विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है बायोस्फीयर। हमने डिस्कस किया था बायोस्फीयर किसे कहते हैं? व्हेन द लैंड, वाटर एंड एयर, where these three are joined together, mixed together. For example लैंड, ज़मीन है, और वाटर यहाँ पर है, और एटमॉस्फेयर इनके ऊपर है। तो ये तीनों एक जगह आ गए, तो इसी एरिया को कहा जाता है बायोस्फीयर। और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और लिविंग थिंग्स, शॉर्ट फॉर्म में लिविंग थिंग्स सर्वाइव कहाँ करती है? बायोस्फीयर में। सो देखो द नैरो जोन, इसलिए कहा कि बहुत छोटा है ये जोन, बहुत बड़ा नहीं है। वे क्योंकि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे मिक्स होता है उसे कहा जाता है, जहाँ पे वो मीट करता है, इंटरैक्ट करता है, वो है बायोस्फीयर। ना अभी देखते हैं द वर्ड बायोस्फीयर कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायो मीनिंग लाइफ, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है सबसे पहले बायोस, जिसका मतलब है लाइफ। लैटिन वर्ड में भी यूज़ किया गया है इसे। लैटिन वर्ड्स में क्या बोला? वर्ड्स फेरा, फेरा जो है, फेरा जिसको बोला जाता है, मीनिंग टोटल रेंज। तो इसी तरह से टोटल रेंज इस तरह से दे दिया गया, लिविंग ओनली लिविंग बींग्स जो है लिविंग ऑन दैट। तो लिविंग बींग रेंजिंग फ्रॉम, तो कौन कौन से रेंज में? फ्रॉम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से, जो छोटी चीज़ें जो हमारे आंखों से नहीं दिखती वो भी लिविंग थिंग है, वहाँ से शुरुआत होती है। एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी लिविंग्स में आता है। ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ गई, बायोस्फीयर के अंदर आ गई। सो दीज ग्रेट वैराइटीज़ ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो इसी तरह से इतनी ज़्यादा जो अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट्स, उन सभी को लाइफ में, तो डाइवर्सिटी किसकी है? लाइफ की है। अलग अलग डिफरेंट चीज़ें क्या है? लाइफ, लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूज एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, उसी की चीज़ें हैं। तो इस तरह से वो बन गया हमारा ह्यूज डाइवर्सिटीज़, बायोडाइवर्सिटीज़। नाउ बायोडाइवर्सिटीज़ भी अब अगर हम आते हैं, नाउ डू यू नो, मैं जिस तरह से आ गया, वी ऑल एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 5 जून एज द एनवायरनमेंट डे। जीके में भी पूछा जाता है आपसे ना। अब बायोस्फीयर में क्या किया? देयर आर 2 इम्पोर्टेंट कैटेगरीज, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। द प्रोड्यूसर्स कौन है? दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स देयर ओन फूड्स।
जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, देन वाटर, देन मिनरल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द क्लोरोफिल्स, जो ग्रीन चीज़ें पत्ते में दिखती है उससे वो लेके वो क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। सो दे वे ऑल्सो कौन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोड्यूसर, तो हमने इसको डिवाइड किया कि इसको बायोस्फीयर को कहा गया। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बायोस्फीयर में, एक तो प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं अपना खाना खुद, जहाँ पे एग्जांपल प्लांट्स का दिया गया, उसको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। फिर कंज्यूमर जो डिपेंड होते हैं किसी के ऊपर, जैसे प्लांट्स, दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स, तो जो चीज़ें जो किसी और पे डिपेंड होता है, जैसे इंसान को ले लो सबसे इम्पोर्टेंट, या फिर एनिमल्स ले लो, तो कोई एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, कोई एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। तो इसी तरह से जो आप किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स, बिकॉज वी आर कंज्यूमर, हम सिर्फ खाते हैं। प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स, तो इसीलिए प्लांट्स को क्या बोला गया, ऑटोट्रॉप्स। तो इसी तरह से ध्यान रखना, बायोस्फीयर में 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को बताया गया, एक तो प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स कौन है, ऑटोट्रॉप्स। जो प्रोड्यूसर किसे कहा गया, प्रोड्यूसर प्लांट्स को कहा गया, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स है। और कंज्यूमर जो खुद बनाते नहीं, दूसरे का खाते हैं, तो वो है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को क्या बोला गया है, हेट्रोट्रॉप्स। तो इसी तरह से ये 2 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज है, इससे आप बार बार देखेंगे और इसी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव टू न्यू टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर।